वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 26 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने 25 सितंबर 2025 को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के माध्यम से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो मोबाइल लॉन्चर प्रणाली के मध्यम दूरी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम मिसाइल। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 25 सितंबर 2025 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। यानी DRDO ने परीक्षण किया है कहाँ? ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण एक रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली का उपयोग करके किया गया है, जो मिसाइल की गतिशीलता और तैनाती लचीलेपन को बढ़ाता है। यह परीक्षण मिसाइल के उत्पादन और संचालन के लिए अंतिम परीक्षण है। मिसाइल परमाणु सक्षम है और 1000 से 2000 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को भेज सकती है। यानी ये मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की सीमा के लक्ष्य को भेज सकती है। चलिए स्टैटिक जीके देख लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके हेड अभी डॉक्टर समीर V कामत हैं। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति की जड़ विज्ञान है। अग्नि फर्स्ट मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है। भारत की एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत कई मिसाइलों का विकास किया गया है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग शामिल है। अग्नि मिसाइल प्रणाली भारत में सबसे लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो अग्नि प्रणाली मिसाइल है, ये भारत में सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो CDS का कार्यकाल अभी कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये पूछ रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मई 2026। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जनरल चौहान ने 30 सितंबर 2022 में भारत के दूसरे CDS के रूप में पदभार संभाला था। CDS का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये ध्यान रखिएगा, CDS का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका विस्तार का उद्देश्य सशस्त्र बलों में निरंतर और स्थिरता सुनिश्चित करना। इसका एक स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। CDS की स्थापना कब की गई थी इस पोस्ट की? 2019 में। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। इनकी भूमिका क्या है? थल, वायु और नौसेना के बीच समन्वय स्थापित का काम करना और रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं। CDS का पद कारगिल युद्ध में के बाद गठित के सुब्रमण्यम समिति सिफारिश में बनाया गया था। CDS का पद के लिए कौन सा समिति बनाया गया था? के सुब्रमण्यम समिति। ये ध्यान रखिएगा। अनिल चौहान ने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पदभार संभाला था। CDS परमाणु कमान प्राधिकरण के भी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का विकास कार्य का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने अभी कहाँ माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का विकास कार्य का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मोदी जी ने माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का विकास कार्य का उद्घाटन किया है।
यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसका धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना प्रसाद योजना के तहत चलाई जा रही है। इस विकास कार्य के लिए मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यटकों के लिए सुविधा का विकास शामिल है। इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं त्रिपुरा की और राज्यसभा की 1। देखिए, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को कूर्म पीठ भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार कछुए की तरह दिखता है। इस मंदिर का निर्माण 1501 में त्रिपुरा के राजा धन्य मानिक ने करवाया था। प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक स्थलों का विकास करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रसाद योजना चल रही है, ये धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया गया है? तो कौन सा नंबर का राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का पुरस्कार समारोह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64वीं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार समारोह में भाग लिया। यह प्रदर्शनी ललित कला एकेडमी द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य है विभिन्न कलाकारों को अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं इस समारोह में, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य भारत में कला और कलाकारों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, इसका स्टैटिक देख लें। ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख अभी रविंद्र शर्मा हैं। भूमिका है क्या है इसकी? यह भारत के दृश्य कला को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हर साल ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित की जाती है। अकादमी पुरस्कार भारतीय कला जगत का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे के कुल माल लदान मिश्रण में 50% से अधिक किस हिस्सेदारी के साथ कौन सा उत्पाद शीर्ष पे है? तो भारतीय रेलवे में जो कुल माल आता जाता है उसमें 50% से अधिक की हिस्सेदारी कौन सा उत्पाद की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल के कुल माल लदान मिश्रण में कोयला की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। कोयला बिजली उत्पादन और इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे माल ढुलाई के लिए सबसे कुशल और किफ़ायती साधन है, विशेष रूप से भारी और थोक वस्तुएं जैसे कोयले के लिए। तो सबसे ज़्यादा माल ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और किफ़ायती साधन रेलवे ही माना जाता है। माल की ढुलाई से रेलवे की यात्री किराए की तुलना में काफ़ी अधिक राजस्व प्राप्त होता है। यानी सबसे ज़्यादा रेलवे को राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल ढुलाई से। इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। कुल 18 जोन हो गया है। भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। माल ढुलाई में भारतीय रेलवे का लगभग 65% का राजस्व आता है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक अपनी माल ढुलाई क्षमता को दुगना करना है। ये ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य क्या है, 2030 तक माल ढुलाई की जो क्षमता है उसको दुगना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पाद और पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों
पारस्परिक मान्यता के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया ने समझौते किए। इस समझौते में दोनों देश के बीच जैविक उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि अब उन्हें दूसरे देशों की फिर प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं होगी। यह समझौता भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। भारत में जैविक खेती वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाएगा। भारत की जैविक खेती को जो वैश्विक स्तर है उस पर मान्यता दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है, इनका उपनाम है लैंड डाउन अंडर। भारत दुनिया के सबसे बड़े जैविक उत्पादों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया भारतीय कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। नेक्स्ट पॉइंट है, पारस्परिक मान्यता समझौते व्यापार को आसान बनाता है और अनावश्यक तकनीकी बाधाओं को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन को विकास की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2277 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखिए 2277 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य है कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। इस परियोजना से आर्थिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक है और मानव पूंजी का निर्माण करेगी। इसके तहत विभिन्न मंत्रालय और विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टैटिक जीके देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बैरी जी हैं और CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं। यह परियोजना मिशन कर्मयोगी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट, इसमें डिजिटल शिक्षण मंच कर्मयोगी का उपयोग किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य की राजधानी गैंगटॉक को सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है? गैंगटॉक को सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है। ये किस राज्य में है? तो गैंगटॉक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। ये सिक्किम की राजधानी है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक को सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है। यह मान्यता पर्यटकों की सुरक्षा, अपराध दर में कमी और शांतिपूर्ण वातावरण जैसे कारकों पर आधारित है। इस मान्यता से सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। सिक्किम सरकार के प्रयासों का यह परिणाम है, जिसे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देखिए सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल चेंज हुए हैं। राज्यपाल अभी ओम प्रकाश माथुर जी हैं। राज्यपाल अभी कौन है? ओम प्रकाश माथुर जी। प्रमुख पर्वत है कंचनजंगा। राजकीय फूल है नोबेल डेंड्रोबियम है। नोबेल डेंड्रोबियम। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध मठ और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है। गैंगटॉक को अक्सर पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? गैंगटॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक 100 रुपये कमाने के लिए लगभग कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? तो रेलवे को अगर 100 रुपये कमाना है तो वो कितना का खर्च करता है? एक तरह से मान लीजिए पूंजी लगाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी 98.32 रुपये।
यानी 98.32 रुपीज़ लगाता है, तब ये 100 रुपये कमाते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक 100 रुपये कमाने के लिए 98.32 रुपये खर्च किए हैं। इसके संचालन अनुपात कहता है कि इसका मतलब कि रेलवे को 100 रुपये कमाने के लिए राजस्व कमाने के लिए 98.32 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति अभी भी कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण है। पिछले वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा बेहतर हुआ, जो रेलवे की दक्षता में सुधार को दर्शाता है। स्टैटिक जीके देख लेते हैं। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। पहली बार यात्री ट्रेन पोरबंदर मुंबई से थाने तक चली थी। रेलवे में कुल कर्मचारी लगभग 13 लाख हैं। रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष प्रबंधन निकाय है। संचालन अनुपात जितना कम हो, रेलवे उतना ही अधिक कुशल माना जाता है। रेलवे का लक्ष्य परिचालन अनुपात 90% से नीचे लाना है। राजस्व मुख्य स्रोत माल ढुलाई यात्री सेवाएं हैं। सबसे पहले माल ढुलाई से राजस्व आता है, दूसरे में यात्री सेवाओं से। नेक्स्ट, किसके द्वारा वैश्विक आकांक्षाओं स्थानीय आधार ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप का विस्तार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा वैश्विक आकांक्षाओं स्थानीय आधार ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप का विस्तार विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमी को बढ़ावा देना है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है। इसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला उद्यमों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। इसका लक्ष्य महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इसका स्टैटिक जीके देख लीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका काम है थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, केंद्र और राज्य को नीतिगत सलाह देना। नीति आयोग ने कई पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, जैसे महिला उद्यमिता मंच। यह संगोष्ठी ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्टार्टअप के लिए अवसर और चुनौतियों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी है? तो जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की पैकेज की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69,725 करोड़ रुपीस। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इतने रुपए की 69,725 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत और लक्ष्य को प्राप्त करना। इससे घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इस पैकेज के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, रोजगार सृजन और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट, इसका स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। इसकी भूमिका देश में बंदरगाह और समुद्री परिवहन विकास विनियम के लिए जिम्मेदार है। यह पैकेज भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यह भारत को एक प्रमुख खनिज निर्माण केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। पैकेज में सरकार जहाज अधिग्रहण और जहाज निर्माण इकाइयों का वित्तीय प्रोत्साहन भी शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मिशन नींव के तहत राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया है? तो किस राज्य ने अभी राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया है? सितंबर को
सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में जानते हैं। तो ये कौन से स्टेट ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना, बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को पोषण जागरूकता को बढ़ाना है। इस माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य जांच शिविर और पोषण संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। मिशन नींव मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है। मिशन नींव मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सुधार करना है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। लोकसभा में कुल सीटें मध्य प्रदेश की कितनी हैं? 29 और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। पोषण माह हर साल सितंबर माह में मनाया जाता है। यह भारत सरकार का पोषण अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत देश को कुपोषण मुक्त करना है। भारत की निटवियर राजधानी के रूप में प्रसिद्ध तिरुपुर किस राज्य का एक प्रमुख शहर है? तो तिरुपुर किस राज्य का एक प्रमुख शहर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये शहर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तिरुपुर शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बुने हुए कपड़ों के उत्पादन के लिए। भारत में सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात केंद्र में से एक है ये। यहाँ उद्योग में लाखों लोगों को रोजगार देता है और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टैटिक जीके देख लीजिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल R.N. रवि हैं। राजकीय पशु नीलगिरी तहर है और प्रमुख त्यौहार पोंगल। तिरुपुर शहर अपनी अद्वितीय निटवियर क्लस्टर के लिए जाना जाता है, जिसमें कताई से लेकर परिधान बनाने तक की सभी प्रक्रियाएं एक ही स्थान पे होती हैं। ये मेक इन इंडिया का एक प्रमुख उदाहरण है। तिरुपुर को अक्सर भारत का टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाना? तो वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाना किस वर्ष तक लक्ष्य किया गया है भारत सरकार द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2030। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि वैश्विक ड्रोन केंद्र बना सकें। इसका लक्ष्य है ड्रोन विनिर्माण, अनुसंधान और विकास और सेवा में बढ़ावा देने के लिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना और अन्य नीतिगत सुधारों को लागू किया जाएगा। ड्रोन का उपयोग कृषि निगरानी, लॉजिस्टिक और आपातकालीन सेवाएं जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान मंत्री अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसकी भूमिका है देश में नागरिक उड्डयन के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। भारत हाल ही में उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 पेश किया ताकि ड्रोन संचालन को आसान बनाया जा सके। भारत ने ड्रोन शक्ति योजना भी शुरू की जिसका उद्देश्य ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। भारतीय ड्रोन बाजार में अगले कुछ वर्षों तक तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी अभी इसका तेजी से वृद्धि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग कितने अरब यात्रियों का गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है? तो अभी तक के रेलवे ने अभी अच्छा तक प्रदर्शन करते हुए कितने यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.3 अरब यात्री। तो सबसे सस्ता सुलभ रेलवे ही माना जाता है, तो इसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे ने 2024-25 तक 7.3 अरब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। यह आंकड़ा भारतीय रेलवे देश में यात्रियों के परिवहन का सबसे प्रमुख साधन बना हुआ है। यह संख्या रेलवे की व्यापक पहुंच और क्षमता को दर्शाती है। रेलवे अपनी
यात्रा सेवाओं में सुधार करना, जिसमें नई ट्रेनें शुरू करना और स्टेशन को आधुनिकीकरण में शामिल है। देखिए, रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल नियोक्ता भी है। पहली विद्युतीकरण ट्रेन 3 फरवरी 1925 बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला चली थी। भारतीय रेलवे में यात्री सेवा सालाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें यात्री अनुभव को बेहतर बना रही हैं। 2030 तक अपनी यात्रा लक्ष्य को और बढ़ाना है। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन दो भारतीय राज्यों के बीच प्रमुख रूप से हैं? तो कावेरी जल विवाद ये कौन से दो राज्यों के बीच प्रमुख विवाद है? इसमें ऑप्शन अभी नहीं दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये प्रमुख विवाद है। ये इसका आंसर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद है। यह विवाद जल के बंटवारे को लेकर है। विवाद की जड़ सिंचाई और पानी पीने के लिए नदी के पानी का प्रयोग करना। इस विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। देखिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। इसकी सहायक नदियां हेमवती, शिमसा, अक्रावती और कामिनी हैं। इसका मुहाना कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इस कौन कौन से राज्य में ये बहती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पौंडुचेरी। पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। ये विवाद ब्रिटिश का काल से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कई फैसले दिए। कावेरी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस शासक ने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी थी। पहला राजदूत सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। ये याद रखिएगा, इस एग्जाम में पूछा जाता है। थॉमस रो ने जहांगीर से सूरत और अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की और यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव रखने का महत्वपूर्ण कदम साबित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। यही सूरत और गुजरात में पहला व्यापारिक केंद्र खुला था। प्रारंभिक उद्देश्य मसाले, चाय, रेशम और कपास का व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत प्लासी का युद्ध 1757 के बाद हुई। मुगल साम्राज्य का पतन का एक मुख्य कारण अंग्रेजों का भारत में बढ़ता प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रस्ताव का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था, ना कि केवल औपनिवेशिक स्वशासन दिलाना। यह प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प भी था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। इस अधिवेशन के बाद 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने लगा, जिसे भारत में भारतीय संविधान लागू होने पर गणतंत्र दिवस के रूप में बदल दिया गया। लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता की एक नई दिशा है। यह कांग्रेस इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ भी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य देख लीजिए। आपदा से पहले और बाद में राहत, बचाव और
पुनर्वास के लिए नीतियों और योजना और दिशा निर्देशों को तैयार करना है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। देखिए, स्थापना वर्ष 27 सितंबर 2006। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भूमिका है आपदा के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना। जो NDMA का उपाध्यक्ष पद भी होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है, उसके समकक्ष होता है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी होता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भारत में आपदा से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा का प्रदान करता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पे आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा 1798 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रतिपादित किया गया था। माल्थस का तर्क था कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात 1, 2, 4, 8 में बढ़ती है और खाद्य अंकगणितीय अनुपात यानी 1, 2, 3, 4 में बढ़ती है। यानी ये 2x होती है और ये 1, 2, 3 पे ही चलती है खाद्य वाला। इससे खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के बीच असंतुलन पैदा होता है, जिससे अकाल और बीमारी जैसे सकारात्मकता जांच होते हैं जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं। इसका स्टैटिक देख लीजिए। थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जन्म 1766 में हुआ था। इसकी नेशनलिटी ब्रिटिश की थी। पेशे से अर्थशास्त्री और जनसंख्याविद थे। प्रमुख कार्य जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस का सिद्धांत आधुनिक अर्थशास्त्र और जनसंख्यांकिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनी है। आलोचकों का तर्क यह प्रौद्योगिकी और कृषि में सुधार ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे माल्थस की भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित है। यानी अब कृषि में सुधार हुआ है, केमिकल सब दे के कृषि में सुधार किया गया, जिससे खाद्य समस्या ना हो, तो ये सिद्धांत गलत साबित हो गई है। इस सिद्धांत ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व पर बहस को जन्म दिया है। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसकी PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।